हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो आयुसी सीरीज में कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग इन सी का डे 21 का ये वीडियो है। इसके पहले ऑल टुगेदर डे 1 से लेकर डे 20 तक वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा। जिसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसको देख लो, क्योंकि वो आपके इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सिलेबस से टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट करते हुए हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो है। दैट मीन्स कि अभी तक आप डे 1 से लेकर डे 20 तक देखोगे तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने प्रेजेंटेशंस भी तैयार किया है, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना थ्योरी भी तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग नए हो वो क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए वीडियो की आप क्या करो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो। और जो लोग पुराने हैं, एज यू ऑल नो दैट कि आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक बटन पे क्लिक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ जो भी क्वेरी हो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से मेरे चैनल पर क्लिक कर लो और वहां डिस्कस बटन होगा, डिस्कस बटन पर क्लिक करके प्रोग्रामिंग इन सी से ऑल टुगेदर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो बिना कुछ देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चैप्टर 4 का ये लास्ट वीडियो है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि सी में स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उस चीज को देखेंगे। तो सी में बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है, जरा उस चीज को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, तब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सी में अभी तक हमने सारा प्रोग्राम कर लिया था, फिर ये स्ट्रक्चर क्यों आया भाई? तो ये ऐसे आया कि जब भी किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को, अब बोलोगे सर एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एंटिटी मान लो कि ये बंदा कोई है, ये कोई स्टूडेंट है, तो ये एंटिटी हो गया। और इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसका रोल नंबर होगा, इसका नेम होगा, इसका फादर नेम होगा, इसका मार्क्स होगा। तो बेसिकली अगर तीन चीज को कवर अप करें, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा है ये। कैसे? तो रोल नंबर जो होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, वो तो 1.1 और 1.2 तो होगा नहीं, वो तो क्या होगा, इंटीजर वैल्यू। नेम जो है वो क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, कैरेक्टर्स है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग सी में कैसे यूज करते हैं, तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे के थ्रू। और अगर मार्क्स की बात करें तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे किसी का 10.5 मार्क्स आ सकता है, किसी का 12.5 आ सकता है, किसी का 75.5 आ सकता है, तो वहां पे डेसिमल वैल्यू आ सकता है, तो वो कैसा लेना होगा, फ्लोट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है। तो ऐसा प्रोग्राम अगर कभी करना हो जहां किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना हो, तो हम जिसका यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्चर। तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं। आइए थ्योरी को देखते हैं। क्या कहता है, इन सी देयर आर केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, यानी एक एंटिटी का हमको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना है। ये तो हम काम एरे से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर डिफरेंट डेटा टाइप है। वही दूसरा पॉइंट कहेगा कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो भी हम सारा एंटिटी स्टोर कर रहे हैं, सारा एट्रीब्यूट जो स्टोर कर रहे हैं, दैट एन एंटिटी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ओनली। मतलब किसी एंटिटी का सारा इंफॉर्मेशन केवल और केवल एक टाइप का नहीं होगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि रोल नंबर किसी अलग टाइप का है, नेम किसी अलग टाइप का है, मार्क्स किसी अलग टाइप का है, दैट्स इट। तो यहां पर क्या कहता है कि इट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे और सबका डेटा टाइप्स भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल वही चीज मैंने यहां बताया कि स्टूडेंट का, जैसे सबसे पहले नाम देख लेते हैं, तो वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, जो कि वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे के थ्रू हैंडल होगा। रोल नंबर अगर देखें तो वो क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगर मार्क्स देखें तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा, क्योंकि मार्क्स डेसिमल वैल्यू में आ सकता है, जैसे 64.4, 65.5 व्हाटएवर। तो उसी तरह से टू स्टोर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंटिटी स्टूडेंट वी हैव द फॉलोइंग अप्रोचेस। तो हमको दो तरह का अप्रोचेस सी में दिखता है। पहला क्या कि कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे फॉर स्टोरिंग नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। मतलब नेम के लिए एक अलग एरे बना लो, रोल नंबर के लिए एक अलग एरे बना लो और मार्क्स के लिए अलग। तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, हालांकि काम होगा लेकिन फ्लेक्सिबल उतना नहीं होगा। इसी वजह से दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, यानी आप क्या करो, एक नया स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करो। वही कह रहा है, स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। किस चीज को करने के लिए, कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। एंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर को हम अब देखते हैं। सबसे पहला चीज हम समझते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर है क्या, जरूरत क्यों पड़ी थी वो अभी देखा था हमने, वाई देखा था। अब क्या देख रहे हैं, व्हाट। आखिर ये सी स्ट्रक्चर सी में होता क्या है। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो मैंने तीन टाइप का बताया था, प्राइमरी बताया था, फिर उससे मिलाकर एक बनता था, और तीसरा क्या था आपका,
यूजर डिफाइंड था। अब यूजर डिफाइंड में जो होता है ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जांपल आपको मैंने वहां पे भी बताया था। तो यहां पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ये क्या करता है कि हमको इनेबल करता है ताकि हम डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकें एक जगह पर। आगे देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, इज कॉल्ड अ मेंबर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि स्ट्रक्चर सिमुलेट द यूज ऑफ क्लासेस टेम्पलेट्स एज इट कैन स्टोर वेरियस इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, एक तरह से क्लासेस C++ में देखेंगे तो बेसिकली उसी के टाइप का ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। मतलब कि एक बार मैंने इसको बना दिया और जितनी बार चाहूं, जैसे मान लो कि मैंने एक तैयार कर दिया, अब स्टूडेंट मान लो कि A का भी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा, स्टूडेंट B का भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, स्टूडेंट C का भी इंफॉर्मेशन आएगा, इसको यूज कर सकते हैं विथ अलग अलग। वही चीज कहता है कि ये टेम्पलेट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। और जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्ट, STRUCT, नॉट पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। कैसे, आइए वो देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्ट लिखकर करेंगे। तो ये जो है आपका, ये सिंटेक्स है आपका किस चीज का, तो हम लोग आखिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद द किसके साथ करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ। तो वही कह रहा है कि ये सिंटेक्स भी है और साथ साथ यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। ये रहा आपका सिंटेक्स और यहाँ पे रहा आपका एग्जांपल। सिंटेक्स में क्या बोलता है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करो, जो कि प्रीवियस स्लाइड में बताया था, स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर नेम, ये जो होगा एक स्ट्रक्चर का नाम होगा जिसका भी आप स्टोर करना चाहे हो। तो स्ट्रक्ट एंड देयर आफ्टर स्ट्रक्चर नेम। कैसे, तो देख लो, स्ट्रक्ट और मैंने स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज एन एंटिटी, और उसके एट्रीब्यूट्स को स्टोर करेंगे। वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी मैंने प्रीवियस में बताया था, तो यही है मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसा कि वहां देखो, एम्प्लॉय का क्या होगा, आईडी होगा। आईडी कैसा डेटा टाइप का है, इंटीजर। एम्प्लॉय का क्या होगा, नाम होगा, वो कैसा डेटा टाइप का है, कैरेक्टर, और चूंकि साइज है तो कैरेक्टर एरे। और यहाँ पर सैलरी कैसा होगा, फ्लोट, क्योंकि एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी होगा। तो यहाँ पर 3 मेंबर हैं किसके, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का 3 मेंबर कैसे करते हैं, विद द स्ट्रक्चर कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम एंड देयर आफ्टर द मेंबर ऑफ द व्हाट, द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। और ये चीज याद रखना कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद लाइन टर्मिनेटर मस्ट है देना। देखो मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद क्या दिया है, लाइन टर्मिनेटर दिया है, दैट मस्ट, इट इज मस्ट। ये देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं दोगे सिंटैक्स एरर आएगा। और ये मैं इसलिए फोकस करके बता रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं और उनका प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो स्ट्रक्चर के बाद स्टार्ट करना इस ब्रेसेस से, बंद करना यहाँ, और लास्ट में क्या देना, लाइन टर्मिनेटर, दैट शोज कि स्ट्रक्चर का डेफिनेशन यानी डिफाइन जो किए हैं वो कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं दोगे एरर आएगा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि आखिर वो जो स्ट्रक्ट हम लोग उतना बनाए तो उसके बाद मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, क्योंकि इंट ए का वगैरह तो बताया था मैंने। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, तो देखो यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये पूरा जो एलोकेशन होगा वो पूरा एलोकेशन किसके लिए होगा, एम्प्लॉय के लिए होगा। जिसमें से ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, यहाँ तक का एरिया दिख रहा है, ये किसके लिए होगा, तो इंटीजर यानी कि एम्प्लॉय का आईडी के लिए। ये वाला किसके लिए होगा, एम्प्लॉय का नेम के लिए। मतलब यहां से लेकर के ये वाला पूरा चीज यहां तक किसके लिए होगा, एम्प्लॉय का नेम के लिए। और ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये किसके लिए होगा, एम्प्लॉय के सैलरी के लिए। देखो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, वही चीज यहाँ पर जो मैंने पीछे लिखा था वही यहाँ लिखकर दिखाया है। और ये उसका साइजेस की कौन कितने साइज का होगा, ये चीज आप देख लेना। चलते हैं आगे और देखते हैं अब इसका हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। अब वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ध्यान दो कि अगर स्ट्रक्चर था एम्प्लॉय नाम का, उसमें क्या क्या था, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। अब मुझे इस मेंबर्स को यूज करना है आउटसाइड द स्ट्रक्चर, क्योंकि आखिर इस आईडी में तो कुछ आईडी डालेंगे ना, नाम में कुछ तो नाम डालेंगे और सैलरी में कुछ सैलरी डालेंगे, तो वो डेटा फीड करेंगे। तो वो डेटा फीड करने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज कर सकें। To use the structure members, we need a structure variable। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। That means how declaring a structure variable। क्यों करते हैं वो मैंने बता चुका है कि मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो कैसे करते हैं वो चीज, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर द स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इजीली। तभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम आसानी से एक्सेस कर पाए। दूसरा चीज, देयर आर 2 ways टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। 2 तरीका है हमारे पास।
कौन कौन सा है? पहला तो बाय स्ट्रक्चर कीवर्ड विद इन द मेन फंक्शन, या तो आप मेन फंक्शन में करो, और कहता है बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग, या तो आप डिफाइन के टाइम नहीं कर दो, मतलब वहीं पर कॉमा देकर, अभी दिखाऊंगा कैसे, और या तो फिर मेन फंक्शन में अलग से करो। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल को देख लो। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही एम्प्लॉय है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, और यहाँ लाइन टर्मिनेटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो स्ट्रक्चर का क्या था? डिफाइनिंग था, कि इस स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, और लाइन टर्मिनेटर से इसको क्लोज कर दिया। अब जो मेन फंक्शन में वही चीज कह रहा है कि नाउ राइट द गिवन कोड इनसाइड द मेन फंक्शन, मतलब ये चीज बताया गया है आपको, कमेंट है, आप क्या करना, स्ट्रक्ट लिखना, एम्प्लॉय लिखना, स्ट्रक्ट लिखना, एम्प्लॉय लिखना, और उसके बाद जो भी यहाँ दोगे, जैसे मैंने E1 और E2 दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, यानी P Q R S T A B C कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने E1 और E2 लिया है, मतलब E1 एक वेरिएबल बना और E2 वेरिएबल, मतलब दो एम्प्लॉय का हम यहाँ पर डेटा फीड कर सकते हैं। तो जितने एम्प्लॉय का करना होगा उतना वेरिएबल आप यहाँ ले सकते हो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 100 एम्प्लॉय करना है तो 100 वेरिएबल लेंगे, तो नहीं, उसके लिए भी तरीका है जो लास्ट में बताऊंगा, जस्ट बने रहना वीडियो में। तो अभी मान लो कि मुझे दो एम्प्लॉय का डेटा फीड करना है, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया, E1 और E2। अब E1 के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, E2 के थ्रू एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो चीज देखो। दूसरा तरीका क्या कहता है कि फिर उसी तरह से आप कर दो, लेकिन यहां जैसे लाइन टर्मिनेटर यहां पे दे रहे थे, तो लाइन टर्मिनेटर ना देके पहले आप लिख दो E1 और E2 और फिर लाइन टर्मिनेटर दो। तो ये क्या हुआ, डिक्लेरेशन के साथ, मतलब जो आपने डिफाइन किया था स्ट्रक्चर को, उसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया किसको, वेरिएबल को। तो ये हुआ कि एक्सप्लिसिट तरीके से, अलग अलग तरीके से करना, और यहां हुआ कि एक ही साथ कर देना, इम्प्लिसिट तरीके से करना। तो ये दो तरीका है किसको, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब चलते हैं आगे कि आखिर डिक्लेयर कर दिया तो इस वेरिएबल की मदद से एक्सेस कैसे करेंगे मेंबर्स को, वो चीज देखते हैं। तो यहां पर देखो कि एक प्रोग्राम मैंने लिया है जहां पर मैं बता रहा हूं कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब मेंबर जो भी था, मेंबर में वैल्यू को कैसे डालते हैं। जैसे वहां पे था ना आईडी, तो आईडी में आईडी कैसे डालोगे, नेम, तो नेम में नेम कैसे डालोगे, या फिर रोल नंबर, तो मतलब जो भी था। तीसरा क्या था, सैलरी, सैलरी में सैलरी कैसे फीड करोगे, एंड दैट डेटा फीड इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए उस चीज को देखते हैं। तो जब भी आपको इनिशियलाइज करना रहेगा तो सबसे पहले तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने डिफाइन कर दिया। इस बार जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ, किस नाम से बनाया है, पॉइंट नाम से। और पॉइंट नाम के बनाने के बाद उसमें केवल और केवल एक मेंबर, स्ट्रक्चर मेंबर यहाँ पर केवल एक है या दो है। तो देखो x और y, हालांकि दोनों का डेटा टाइप सेम है, लेकिन यहाँ पर मेंबर कितना है, दो। तो मैंने क्या ले लिया, x और y। और इसमें डेटा को इनिशियलाइज करना, मतलब डेटा को फीड करना है। तो फीड करने के लिए मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, जस्ट आप स्ट्रक्ट लिखना और पॉइंट लिखना, और उसके बाद जो वेरिएबल अभी मैंने बताया था वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो जस्ट उसके बाद P1, और P1 के बाद लाइन टर्मिनेटर ना देकर इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर में पहला वैल्यू कॉमा दूसरा वैल्यू। लेकिन याद रहे कि ये रिस्पेक्टिवली होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वैल्यू ऑलवेज गोज टू द फर्स्ट वेरिएबल एंड दूसरा वैल्यू ऑलवेज गोज टू द सेकंड वेरिएबल। तो ये सीक्वेंस चलता है, ये नहीं कि आप जैसे तैसे डाल दोगे। इसका एक और तरीका मैं बताता हूं, वो तरीका आप देख सकते हो कि अब हम बता रहे हैं कि वो डेटा तो इनिशियलाइज कर दिए, वो तरीका जस्ट मैं इसके बाद वाले एग्जांपल में बताऊंगा। तो डेटा को तो इनिशियलाइज कर दिए, अब क्या कर रहे हैं कि डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब डेटा को फीड कर दिया, हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए जो हमको तरीका चाहिए वो तरीका क्या होता है, यार उसको देख लो। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये देखो कि अब केवल मेंबर को वेरिएबल के साथ, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए थे किस नाम से किए थे, E1 नाम से, और E1 नाम से अगर आईडी को बुलाना है तो E1 डॉट क्या लिखेंगे, आईडी। तो यहाँ बीच में हम क्या दिए हैं, ये बीच में क्या दिए हैं, डॉट, और ये डॉट क्या कहलाता है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। चूंकि ये आईडी क्या था, मेंबर था स्ट्रक्चर का, और इस आईडी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज किए, इस कारण से इस ऑपरेटर को कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जिसको ब्रैकेट में मैंने डॉट के थ्रू दिखाया भी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज द पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज विश टू एक्सेस। हमको ये क्या बताता है कि ये जो आपका वेरिएबल था और ये आपका मेंबर था, इस दोनों के बीच में ये क्या करता है, पीरियड करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, यू वुड यूज द कीवर्ड स्ट्रक्ट टू डिफाइन द वेरिएबल एज स्ट्रक्चर एनी टाइम। ये तो बता ही चुके हैं। जैसे कि यहाँ देखो वही चीज बताया कि P1 नाम का अगर कोई वेरिएबल है और आईडी को एक्सेस करना है तो P1 डॉट आईडी, ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया है जो कि यहाँ भी मैंने बताया है सेम चीज। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या किया जा रहा है
कि मैंने क्या किया है, एक हेडर फाइल लिया है, दो हेडर फाइल लिया है, एक stdio.h और एक string.h। string.h क्यों लिया है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस यूज किया है। देखो यहाँ पर यूज किया है, आपको दिखाऊंगा मैं अभी, जस्ट प्रोग्राम को आप देखते चलो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें क्या किया, एक आईडी नाम का वेरिएबल लिया और एक नेम नाम का वेरिएबल लिया। ये दोनों जो है ये इसके मेंबर्स कहलाएंगे, ये दोनों इसके क्या है, मेंबर्स हैं। और मैंने एक वेरिएबल भी साथ ही साथ डिक्लेयर कर दिया, किस नाम से, E1 नाम से। अब E1 वेरिएबल के थ्रू मैं आईडी को और नेम को एक्सेस करूंगा। कैसे एक्सेस करूंगा, जरा ध्यान दो। मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज हुआ। तो देखो E1.id, ये डॉट जो है वो क्या है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो ये डॉट वही है E1.id, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, 007। और उसके बाद मैंने strcpy, देखो strcpy यहाँ यूज किया है। ये कैसा है, फंक्शन का जो है स्ट्रिंग आपका फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन मैंने बताया है, इसको आप देख लेना डे 15 वगैरह में। तो ये वहां का चीज है, और ये इसके बारे में डिफाइन कहां पर है, string.h में। strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज होता है। मतलब ये क्या करेगा कि E1.name में, मतलब E1 क्या था, इसका वेरिएबल था, और इसके थ्रू किसको एक्सेस कर रहे हैं, नेम में। बीच में कौन है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर में रितेश निराला जो नाम है, जो मेरा नाम है, वो नेम में आकर स्टोर हो जाएगा। तो मेरा आईडी क्या हो गया, 007, जो कि आई थिंक जेम्स बॉन्ड का भी है। और यहाँ पर क्या हुआ, E1.name यानी नेम में क्या आ गया, रितेश निराला आ गया। देयर आफ्टर मैं क्या कर रहा हूं, अब प्रिंट कर दे रहा हूं उस वैल्यू को। तो प्रिंट करने के लिए भी देखो मैं क्या यूज किया हूं, E1.name, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा, employee1 name is, तो क्या आ जाएगा, E1.name। और यहां भी जो मैंने ऑपरेटर यूज किया वो कैसा है, तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। तो जरा प्रिंट देखो यहां पर कि एम्प्लॉय नेम क्या आ गया, रितेश निराला आ गया है। तो इसी तरह से इस प्रोग्राम को रन कराना और चेक करना, आप अपना नाम डालकर देखना कि आपका रन कर रहा है या नहीं। चलते हैं आगे और देखते हैं अब नेक्स्ट चीज। और नेक्स्ट थिंग जो है वो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि बीच में जरा ध्यान देना कि बीच में मैंने एक चीज कहा था कि अगर मान लो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, विच मीन्स कि आपको जब पता रहे कि मुझे 2 एम्प्लॉय का करना है तो E1 E2 दे दिए, 3 का करना है E1 E2 E3 दे दिए। अब बोलो कि सर 100 एम्प्लॉय का डेटा फीड करना है तो क्या करेंगे, 100 वेरिएबल तो नहीं लेंगे, 100 वेरिएबल लेंगे E1 E2 E3 E4 E100 तक, तब तो हो गया कोडिंग। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ दो चीजों का मिक्सचर है, ये है एरे जो कि मैं पहले बता चुका हूं, और ये है स्ट्रक्चर जो कि मैंने आज बताया है। और इसी दोनों का इस्तेमाल करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जहां पर मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं पता हो या फिर बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा होने पर हम उतना वेरिएबल्स नहीं लेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एरे का, क्योंकि एरे में जस्ट हमको क्या देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल वेयर ईच वेरिएबल इज नोन एज। जैसे मल्टीपल वेरिएबल देना है तो क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक पहला होगा एम्प्लॉय 1 के लिए, फिर ये किसके लिए होगा, एम्प्लॉय 2 के लिए। इंडेक्सिंग 0 से है वो अलग बात है, तो एम्प्लॉय 0, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, क्योंकि अगर एरे का साइज 5 दे देंगे तो उसका इंडेक्स कहां से होता है, 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 होगा। और चारों में अलग अलग मेमोरी इस तरह से अलग अलग होगा। ये 1 के लिए हो गया इतना दूर, फिर ये 2 के लिए हो गया, तो वही आपको दिख रहा है। ये किसके लिए हो गया, ये पूरा जो है किसके लिए, 0 के लिए, यानी एम्प्लॉय 0 का जो होगा आईडी यहाँ, नेम यहाँ, सैलरी यहाँ, फिर एम्प्लॉय 1 का आईडी यहाँ, नेम यहाँ, सैलरी यहाँ। तो इस चीज को देख लेना। चलते हैं इसके ऊपर एक हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने एरे का यूज किया है। कैसे, तो देखो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिया है और यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें 2 मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, एक है रोल नंबर और एक है नेम। सपोज दैट मुझे 5 लोगों का स्टोर करना है, तो 5 लोगों का स्टोर करने के लिए पहले तो मैंने स्ट्रक्चर को यहीं पे एंड कर दिया, ये स्ट्रक्चर का डिफाइन हो गया। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है, देखो ये वाला लाइन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और ये st5 क्या बताता है कि ये st5 नाम का एक मैंने एरे लिया और इसी st5 को 0 से लेकर 4 तक का लूप चलाऊंगा, क्योंकि 5 अगर अभी मैंने बताया तो इसका इंडेक्स कहां से होगा, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक, यानी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया है। तो वही st5 मैंने साइज दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाया i = 0 से लेकर कहां तक, 4 तक, यानी <5 तक।
और आई प्लस प्लस। सबसे पहले मैंने प्रिंट लिया और उसको स्कैन किया, फिर प्रिंट किया, स्कैन किया। 2 बार प्रिंट क्यों? एक बार आईडी के लिए, एक बार रोल नंबर के लिए, एक बार नेम के लिए, और दोनों को स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लिया। ये प्रिंटएफ स्कैनएफ का चीज पहले से आपको पता है, क्योंकि मैं अभी तक के डे 20 तक के वीडियो में वो चीज बार बार बता चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इनपुट लिया है, देखो मैंने जो भी 4 नेम इनपुट लिया, देखो इनपुट इंटर रोल नंबर 1, रोल नंबर इंटर नेम, फिर रोल नंबर 2 नेम, फिर रोल नंबर 3 नेम, फिर रोल नंबर 4 नेम, और रोल नंबर 5 नेम। तो देखो तो टोटल 5 यहाँ पे रोल नंबर और नेम मैंने इनपुट करा लिया। अब उस चीज को आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए मैंने क्या किया, फिर एक फॉर लूप चलाया और इस बार मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। यानी सबसे पहले प्रिंटएफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट, तो ये वाला लाइन आ गया लिस्ट, और 5 का यहाँ पर आ जाएगा वो किसके थ्रू, फिर फॉर लूप 0 से स्टार्ट करके 5 तक, और इस बार स्कैनएफ नहीं, केवल और केवल क्या किए हैं, प्रिंटएफ किए हैं। तो यही है प्रिंटएफ, और पूरा यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर होगा, इसको देख लेना, ये क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका क्या था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इतना करने के बाद यहाँ पर अब क्वेश्चंस आपके लिए है, ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्टोर 20 एम्प्लॉय डिटेल। जैसे मैंने अभी कितने स्टूडेंट का डिटेल को इंसर्ट किया था, 5 स्टूडेंट का, आपको कितने का करना है, एम्प्लॉय का 20 का। लाइक नेम, एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट एंड एज, और उसमें स्ट्रक्चर में मेंबर कितने रहना चाहिए, 1 2 3 और 4, और उसको स्ट्रक्चर के थ्रू आपको इनपुट लेना है और डिस्प्ले कराना है। दूसरा प्रोग्राम क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्टोर डिटेल ऑफ बुक इन योर लाइब्रेरी। मतलब आपकी लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं उसके डिटेल्स को इंसर्ट करो, कि बुक के ऑथर का नाम क्या है, बुक किस सब्जेक्ट का है, ये सारा चीज आपको इंसर्ट करना है वाया स्ट्रक्चर। तो इतना कुछ करने के बाद प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड करो आप मुझे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इसको, तो ही मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा पाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपका चैप्टर 4 तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।